नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा, जिसमें पेज संख्या 36 पर 4 प्रश्न, पेज संख्या 40 पर 2 प्रश्न, पेज संख्या 44 पर 4 प्रश्न, पेज संख्या 46 पर 2 प्रश्न और पेज संख्या 48 पर 2 प्रश्न है। तो देखिए, पेज संख्या 36 का पहला प्रश्न, एक अपक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अपकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ये अपक्रिया है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, यानी अपकारक के रूप में सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में दे रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का हल। इस अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि दो अभिकारक परस्पर क्रिया करके 3 उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो अभिकारक है सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल और उत्पाद है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। तो हमें सबसे पहले जो अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो देखिए, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान धन एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान यहाँ पर है 5.3, तो 5.3 ग्राम धन एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 6.0 ग्राम। ये इनका योग होगा 11.3 ग्राम। अब देखते हैं उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान धन कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान धन जल का द्रव्यमान। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट है 8.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम और जल है 0.9 ग्राम और इनका योग होगा 11.3 ग्राम। तो हम देख रहे हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम है और उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी 11.3 ग्राम है। तो यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताना मैं भूल गया। तो जानिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। अर्थात जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो वहाँ हम द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं कर सकते, न उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी अपक्रिया के पहले जो द्रव्यमान होगा वही अपक्रिया के बाद भी द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर अपक्रिया के पहले यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 11.3, अपक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या है 11.3 ही है। तो ये क्या, दोनों बराबर है। तो इस कारण ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 2, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार एक संबंधी 8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका हल, यहाँ पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार एक संबंधी 8 के अनुपात में, एक संबंधी 8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है बराबर 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करेगा बराबर 3 गुणे 8 ग्राम ऑक्सीजन से बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन से, यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो आंसर होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न 3, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का द्वितीय अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, अर्थात द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का द्वितीय अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, अर्थात द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है, जो निम्नवत है। तो देखिए क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते हैं, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में इनका सृजन नहीं होता, इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और न ही उनका विनाश होता है, अर्थात उनको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पेज संख्या 36 का चौथा प्रश्न और अंतिम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 6वां अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो निम्नलिखित है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए जल किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, किसी भी विधि से प्राप्त करिए, सदैव H2O यानी एक संबंधी 8 के अनुपात में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष संख्या जो है निश्चित है, किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, इनकी जो संख्या है, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन की 1, और भार के अनुसार ये एक संबंधी 8 के ही अनुपात में संयोग करते हैं। ये किसी भी विधि से बनाया जाए, प्रयोगशाला में बनाया जाए या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो यह है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 6वां अभिग्रहित। पेज संख्या 40 का पहला प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 हम जानते हैं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है
और उसका एक समस्थानिक और है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो यहाँ कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी वस्तु की जो कल्पना हम कर सकते हैं, परमाणु उससे भी कई गुना छोटा होता है। इस पृथ्वी पर सबसे छोटी वस्तु की जो कल्पना हम कर सकते हैं, परमाणु उससे भी कई गुना छोटा होता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रखे तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन सकती है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रखे चट्टे के रूप में, तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी पतली परत बन सकती है। और परमाणु का आकार जो होता है 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर होता है। यानी परमाणु इतना छोटा है कि उसका जो आकार है, व्यास है, वो कितना है 10⁻9 मीटर। अर्थात इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है जिसे आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न, पेज संख्या 44 का पहला प्रश्न, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड और चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए पहला सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम धनात्मक होता है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है। हम जानते हैं सोडियम का प्रतीक होता है Na और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। यह धनात्मक है, इस कारण इसकी संयोजकता जो हम लिखेंगे 1+ लिखेंगे। यह ऋणात्मक है, इस नाते इसकी संयोजकता जो हम लिखेंगे -2 लिखेंगे। और ये तिर्यक ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम 2 और O1। इसको हम 1 लिखते नहीं तो सोडियम ऑक्साइड, ये हुआ सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। और दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर एल्युमिनियम तत्व जो धनात्मक होता है, क्लोराइड ऋणात्मक होता है। और एल्युमिनियम का संकेत Al और क्लोरीन का संकेत Cl। तो इसका संयोजकता जब हम धनात्मक रूप में लिखेंगे, इसकी संयोजकता धनात्मक और इसकी ऋणात्मक रूप में ऐसे लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। और फिर हम जब लिखेंगे तो 1 लिखते नहीं तो सीधे AlCl3 होगा, क्योंकि 1 लिखना है यहाँ तो 1 लिखा नहीं जाता और 3 यहाँ लिख देंगे AlCl3। ये हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र। अगला है सोडियम सल्फाइड। अगला क्या है? सोडियम सल्फाइड। तो ये सोडियम सल्फाइड सोडियम और सल्फर 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो वहीं सोडियम धनात्मक होता है और सल्फाइड ऋणात्मक। संयोजकता जो हम लिखेंगे इसकी (1) और इसकी -2 तिर्यक गुणा और फिर ऐसे 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। 1 लिखते नहीं तो ये सोडियम सल्फाइड का सूत्र है। और इसमें जो चौथा है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का संकेत चौथा, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH। मैग्नीशियम
धनात्मक होता है तो 2+, ये ऋणात्मक होता है तो माइनस, वहीं प्रक्रिया त्रियक, और हम लिख सकते हैं इसको MgOH ट्वाइस। तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अब देखिए अगला प्रश्न, सारी यहाँ 2 होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखें। पहला है Al2SO4 थ्राइस यानी एल्युमिनियम सल्फेट। इसका क्या नाम है? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये K2SO4, तो यह है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। यह है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, पेज संख्या 44 का तीसरा प्रश्न, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो देखिए उत्तर, किसी पदार्थ अथवा यौगिक के अणु के संगठन को निरूपित करने वाले प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। किसी पदार्थ अथवा यौगिक के अणु के संगठन को निरूपित करने वाले प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे एक यौगिक है सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी हम कहते हैं, तो उसके सूत्र को हम लिखेंगे, रासायनिक सूत्र को लिखेंगे सोडियम क्लोराइड इस प्रकार। ये संकेत है NaCl। यह क्या है? प्रतीकों का समूह है। रासायनिक सूत्र क्या? प्रतीकों का समूह है। तो प्रतीक सोडियम का क्या प्रतीक है? Na, और क्लोराइड का क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। यह है सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र, रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, पेज संख्या 44 का चौथा और अंतिम प्रश्न, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1, तो 3 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। और इसमें कितने परमाणु है? फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 4, तो 5 परमाणु। 5 परमाणु। अगला प्रश्न, पेज संख्या 46 का पहला प्रश्न, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 1। और कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के? 2, तो 2 बराबर 2U। यह एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई U से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 32U। अगला है क्लोरीन का आणविक
द्रव्यमान। तो क्लोरीन की परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.52 है, 2 का गुणा करेंगे तो 71 U। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 गुणे 1 ही है 1, और ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 12 धन 32 बराबर हो जाएगा 44 U। अगला है मेथेन का आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 होता तो 1 गुणे 4, तो 12 धन 4 बराबर हो जाएगा 16 U। अगला है एथेन C2H6, तो का आणविक द्रव्यमान। कार्बन का 12, तो 12 2 है, 2 का गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का होता 1 और 6 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 24 और 6 30 U। अगला है एथीन C2H4 का एथीन आणविक द्रव्यमान। तो 12 कार्बन 2 है, 12 गुणे 2 धन 1 गुणे 4, हाइड्रोजन का 1 और 4 है, तो 24 धन 4 बराबर 28 U। अब अगला है अमोनिया। अगला क्या है? अमोनिया। तो NH3 अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। तो हम जानते हैं कि अब नाइट्रोजन का होता है 14, परमाणु द्रव्यमान कितना? 14, तो 14 और 1 ही है, और यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 और 3 का गुणा कर देंगे, 14 धन 3 बराबर 17 U। अब अंतिम है मेथिल एल्कोहल CH3OH का आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 3 है, 3 का 1 में 3 का गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 16 1 है, फिर हाइड्रोजन 1 है, तो ये हो जाएगा 12 धन 3 धन 16 17 हो जाएगा, 17 20 32 U, 32 U। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। हल अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। पिछला प्रश्न था आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान एक ही होता है दोनों। जिस प्रकार उसका हम करते हैं इसी प्रकार इसका भी करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये जो यौगिक हैं आयनिक यौगिक हैं, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। इस नाते आणविक द्रव्यमान को ही सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो यहाँ दिया है जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 U, तो 65 धन ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो
तो 16, और जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 81 U। ते हुआ जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। अगला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो हम जानते हैं यहाँ सोडियम का 2 दिया है, 23 दिया है, तो 23 गुणे 2 क्योंकि 2 परमाणु है, और धन ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और धन 16, ये हो जाएगा 6 6 12 2, ये 62 ये हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा 62 EU, एटॉमिक मास यूनिट। अगला है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 39, 2 है तो 39 गुणे 2 धन। कार्बन का कितना है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 गुणे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 78 धन 12 और 16 48, ये जोड़ने पर आ जाएगा 138 U। 138 आएगा और इसका हम मात्रक लिख देंगे U। अब देखिए अगला प्रश्न, पेज संख्या 48 का पहला प्रश्न। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। प्रश्न में दिया है कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। अब हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है अवोगाड्रो संख्या, वो होती है 6.022 गुणे 10 घाते 23। यानी 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी है 6.022 गुणे 10 घाते 23, इतने 1 मोल कार्बन में होते हैं, यानी 12 ग्राम अर्थात 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 गुणे 10 घाते 23। यानी कहने का अर्थ इतने परमाणु, या हम इसको ऐसे लिखेंगे 6.022 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम में इतने परमाणु, उसी को पलट दीजिए 6.022 गुणे 10 घात 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 12, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान, इसलिए 1 कार्बन परमाणु या परमाणु ही लिख सकते हैं, 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर, इसका भाग दे देंगे 12 भागे 6.022 गुणे 10 घाते 23, और पहले तो हम दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 12,6022, और ये चला जाएगा कहाँ ऊपर चला जाएगा 6 घाते ऋण 23, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.99 गुणे 10 घाते 23 ग्राम। यानी 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा
ये दशमलव हटाया गया तो ऐसे लिख देंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1.99 गुणे 10 घाते 23 ग्राम। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा 1.99 गुणे 10 घाते 23 ग्राम। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यू, आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 यू। तो देखिए हल। 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान, 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख देंगे, वहीं 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान होता है, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। अब 23 ग्राम में 1 मोल, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या 100 में 23 से भाग देंगे और ये आ जाएगा 4.347 मोल। यानी 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या हो गई, 4.347 मोल। अब इसी प्रकार 1 मोल लोहा का द्रव्यमान, इसी को हम यदि ग्राम में लिख दें तो वही हो जाएगा 56 ग्राम। 1 मोल लोहा का द्रव्यमान। अब 100 ग्राम आयरन लोहा में मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 100/56, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.785 मोल। अब यहाँ 4.347 मोल आया है। यदि मोल को हम अवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दें तो परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी। मतलब 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या, सोडियम के परमाणुओं की संख्या करना क्या है, अवोगाड्रो संख्या का केवल गुणा करना है। तो 4.34 गुणा कर देंगे 6.022 गुणे 10 घाते 23, 10 घाते 23 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ भी आयरन के परमाणुओं की संख्या, मोल को हटा कर अवोगाड्रो संख्या गुणा करेंगे 85 गुणे 6.022 गुणे 10 घाते 23, तो ये मान अधिक होगा, यानी सोडियम के परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। यानी 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, सोडियम की अधिक होगी। नमस्कार।